नमस्कार दोस्तों, आज की डेट है 14 मार्च 2024। स्वागत है आपका आज के करंट अफेयर डिस्कशन में। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहला जो हमारा आर्टिकल है द हिंदू का टॉप न्यूज़ में आर्टिकल है कि पिछले 5 सालों में महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में बहुत ही बड़ा उठापटक आपको देखने को मिला था। ये सबसे बड़ा उठापटक तब देखने को मिला जब शिवसेना का विघटन हो गया। शिवसेना एक शिंदे ग्रुप में बट गई, एक चली गई उद्धव ग्रुप में। इन दो ग्रुप में शिवसेना बट चुकी थी। अब ये मामला गया यहाँ के स्पीकर के पास में, महाराष्ट्र के स्पीकर के पास में गया कि इन दोनों में से असली शिवसेना कौन सी है। तो स्पीकर ने कहा शिंदे ग्रुप के पास में ज़्यादा मेंबर है, इसलिए शिंदे ग्रुप है वो है असली शिवसेना मानी जाएगी, और उद्धव ग्रुप के पास में इतने मेंबर है नहीं तो वो असली शिवसेना नहीं मानेगी। बाद में ये मामला गया सुप्रीम कोर्ट में। सुप्रीम कोर्ट के सामने ये मामला गया, इसमें से असली ग्रुप उद्धव ने बोला हम में, इन्होंने बोला हम में। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप है ना स्पीकर से पूछो कि उन्होंने ये डिसीजन दिया है क्या विधानसभा में मेंबर के आधार पे दिया है। तो हाँ, तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है। तो आपको अगर असली शिवसेना डिसाइड करनी है, अगर कोई भी पार्टी में विघटन होता है, अगर उसमें असली पार्टी देखनी है तो उसमें ओनली यही नहीं दिखा जाना चाहिए कि विधानसभा में उसके पास मेंबर कितने हैं, उसमें सारी चीज़ें देखी जानी चाहिए कि उसमें बूथ लेवल पे कितने कार्यकर्ता किस पार्टी को समर्थन कर रहे हैं, किस पार्टी के फेस में कितने लोग हैं। ये सारी चीज़ें देख के ही डिसाइड किया जाना चाहिए कि असली पार्टी कौन सी है और नकली पार्टी कौन सी, मतलब सेकंड पार्टी कौन सी होगी। तो ये सारी चीज़ें देख के फोकस किया जाना चाहिए। अब जो स्पीकर है उनके सामने ये केस जाएगा, स्पीकर को पूछा जाएगा आपने क्या क्या चीज़ें कंसीडर की गई है। तो स्पीकर अगर बोलेंगे कि हमने ओनली विधानसभा में मेंबर किसके पास कितने हैं ये कंसीडर किया था, तो उद्धव सेना है वो असली शिवसेना हकदार बन जाएंगे। बट इन्होंने कहीं अगर ये बोल दिए कि हमारे पास तो हमने सारी चीज़ें कंसीडर किए थे, तो ये शिंदे गुट वाली है, ये असली शिवसेना मानी जाएगी। तो ये हमारा पहला आर्टिकल था, ठीक है, टॉप न्यूज़ का। चलते हमारे पहले आर्टिकल की ओर। पहला जो आर्टिकल है वो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी के बारे में, सीसीपीए के बारे में। सबसे पहले देखेंगे ये न्यूज़ में क्यों है, क्या कारण है, न्यूज़ में क्यों है। न्यूज़ के बारे में बात करें तो सेंट्रल कंज्यूमर प्रोटेक्शन अथॉरिटी सीसीपीए ने अभी जो सारे स्टेक होल्डर है, मतलब जो इन्फ्लुएंसर है, जो भी सोशल मीडिया ऐप वगैरह है, जो भी अभी किसी भी प्रकार से सट्टे को प्रमोट करता है, सट्टे आप समझ रहे हो, जहाँ पर बेटिंग ऐप होती है, गैम्बलिंग ऐप होती है, उसी अगर प्रमोट कर रहा है तो ये इलीगल माना जाएगा और उस पर एक्शन भी लिया जा सकता है। इसलिए न्यूज़ में देखो क्या है हुआ है। अभी कुछ टाइम से आपने पहले देखा होगा, किसी ऐप का नाम न लेते हुए बात करेंगे, कि बहुत अलग अलग ऐप है, बहुत अलग अलग साइट से उनको प्रमोट किया जा रहा है। वो आपकी ऐप क्या करती, वो या तो गैम्बलिंग करती है या सट्टा प्रमोट करती है, या फिर वो कैसी क्या आती है आप टीम बनाओ, वो बहुत सारी ऐसे ऐप होगी, आपने न्यूज़ में सुना होगा। उसके थ्रू है ना बहुत सारे लोगों का पैसा डूब रहा है। अब ये पैसा हैंड अर्न मनी होता है, बहुत मेहनत से कमाया होता है, और यूथ इसमें बहुत ही ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहा है। सारे लोग टीम बनाने में लग जाते हैं, तो ठीक है, यूथ बहुत ही बड़ा इन्वॉल्व हो रहा है, तो यूथ का लॉस हो रहा है इसमें। इसमें मेंटल प्रॉब्लम भी होती है, सुसाइड भी करते हैं कई लोग, है ना, लोन लेके पैसे लाते हैं और फिर इसमें लगा लेते हैं, तो सुसाइडल केस भी देखने को मिले। तो इसलिए इस पर एक्शन लेते हुए सीसीपीए ने अभी ये आदेश जारी किया, इसलिए न्यूज़ में। अब कौन से एक्ट के थ्रू सीसीपीए के पास में पावर है कि सीसीपीए इस प्रकार का डिसीजन दे सकते हैं। तो प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल एडवर्टाइजमेंट एक एडवाइजरी है, ये आई थी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 का है, 2019 का कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है। उसमें एक एडवाइजरी है प्रोहिबिशन ऑफ अनलॉफुल एडवर्टाइजमेंट। ये एडवाइजरी, इस एडवाइजरी के थ्रू है सीसीपीए ने ये जारी की है एडवाइजरी। क्या एडवाइजरी जारी की है सीसीपीए ने कि कोई भी गैम्बलिंग वगैरह को प्रमोट करेगा वो इलीगल माना जाएगा, उस पर जुर्माना लगाया जा सकता है। तो ये तो एडवाइजरी जारी की है उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण है, हिंदी में देख लो आप, ये कि इन्होंने ये सट्टेबाजी के लिए गतिविधि रोक देने के लिए कड़ी कार्रवाई की जाएगी। ये तो न्यूज़ है, न्यूज़ हमने देख ली है। और कौन से एक्ट के थ्रू है, तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम उनके थ्रू है। ये कौन सी एडवाइजरी थी, ये गैर कानूनी विज्ञापनों पर प्रतिबंध, ये एक एडवाइजरी आई थी, इसके थ्रू ये लाया गया है। अब हम देखेंगे कि ये जो एडवाइजरी है ना, क्या पहले भी आ चुकी है। तो पहले हमारे पास एक एक्ट है, मतलब इसके लिए पहले क्या प्रावधान था कि सट्टे वगैरह जो प्रमोट होते हैं, तो इसके लिए एक पहले एक्ट था, काफ़ी पहले लाया गया था, 1867 मतलब 1867 में लाया गया था ये एक्ट है, जो कि सार्वजनिक जुआ अधिनियम था। ऑनलाइन गैम्बलिंग को प्रमोट करने के लिए एक्ट था, मतलब कि इसको रोकने के लिए था। पब्लिक गैम्बलिंग एक्ट था 1867 का, बहुत ही पुराना एक्ट है। तो इसमें भी जो इसमें ऑनलाइन खुले तो वर्णन था नहीं किस प्रकार से इसे रोकना है, इसके बारे में कुछ स्पष्ट तो था नहीं, बट कुछ कुछ प्रोविजन थी कि इस प्रकार की अगर गतिविधि होती तो उसे इलीगल माना जाएगा। बट इन सब के बावजूद है ना ये सारी चीज़ें प्रमोट हो रही थी, ये ऐप है, ऑनलाइन सट्टेबाजी, ये सारी प्रमोट हो रही थी। इसे रोकने के लिए देखो पहले तो एक्ट था 1867 का, ये काफ़ी पुराना था।
तो एक नया दिशा निर्देश जारी किया गया, नई एडवाइजरी जारी की गई। 2022 में एक नई एडवाइजरी जारी की गई थी, जो भ्रामक जो भी विज्ञापन होते हैं इस प्रकार उसे रोकने के लिए एडवाइजरी जारी की थी। इसमें एडवाइजरी में साफ साफ कहा गया तो इस प्रकार के जो भी प्रोहिबिशन, जो भी बैन है, उसको अगर आप प्रमोट करते हो तो ये इलीगल माना जाएगा और आप पर एक्शन भी लिया जा सकता है। इसी को देखते हुए कठोर जांच के लिए इन्होंने आगाह दिया है और इस प्रकार की गतिविधियों को रोकने के लिए साफ साफ बोल दिया है। और ये जो है ना, हम बात करें सीसीपीए के बारे में, तो सीसीपीए की स्थापना भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 के तहत इसकी स्थापना हुई थी। ये जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है 2019 का, इसके तहत इसकी स्थापना हुई थी और इसी के थ्रू भी उसे पावर मिलती है कि ये जो भी इंक्लूडिंग है मैन्युफैक्चरर है, जो एडवर्टाइजमेंट करते हैं, जो इन्फ्लुएंसर है, जो पब्लिशर है, जो भी सोशल मीडिया वगैरह है, कोई भी अगर इस प्रकार की एक्टिविटी करता है, कोई भी अगर कंज्यूमर के पैसों को नुकसान पहुंचाता है, जो भी वॉयलेशन वगैरह थ्रू, जो भी एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, तो उन पे एक्शन लिया जा सकता है। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अथॉरिटी के बारे में बात करें तो इसकी स्थापना कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू हुई थी। और नोडल मिनिस्ट्री कौन सी है? कंज्यूमर अफेयर मिनिस्ट्री है, वो नोडल मिनिस्ट्री है। इसकी बात करें कि इसकी कंपोजिशन कैसा है, कौन कौन मेंबर क्या है इसमें, तो एक तो होंगे इसमें चीफ कमिश्नर होंगे, एक इसमें चीफ कमिश्नर होंगे। इसके अलावा दो और कमिश्नर होंगे, एक तो मुख्य चीफ कमिश्नर है, इसके अलावा दो और कमिश्नर है। इसमें से एक कमिश्नर है वो गुड्स, यानी कोई भी ऐसा सामान दिया जा रहा है जो कि कंज्यूमर का नुकसान पहुंचाता है उसके लिए काम करेगा। दूसरा है वो सर्विस के लिए काम करेगा, जो भी ऑनलाइन सर्विस वगैरह दी जाती है ना, जैसे सट्टा प्रमोट करना, ये ऑनलाइन सर्विस ही तो हुई, तो सट्टे को वगैरह की जा रही है, जो ऐप के थ्रू आप क्रिकेट वगैरह खेलते रहते हो, टीम बनाते रहते हो, तो ये सारी सर्विस में आ जाती है। तो इसमें दो कमिश्नर है, एक गुड्स के लिए काम करेगा, एक सर्विस के लिए काम करेगा। और इसके लिए एक डायरेक्टर जनरल होते हैं जो कि इन्वेस्टिगेशन विंग काम करते हैं, मतलब इन्वेस्टिगेशन की जो विंग होती है उनके हेड होते हैं और ये इन्वेस्टिगेशन करने का काम करते हैं। डायरेक्टर जनरल होते हैं इनकी जो कि इन्वेस्टिगेट करने का काम करते हैं। हिंदी मीडियम में देख लो दिशा निर्देश जारी की गई थी 2019 में, ये एक्ट था और इसमें नहीं रोके गए तो दिशा निर्देश जारी की थी। और दिशा निर्देश में साफ साफ कहा जाता था आप इस प्रकार की कोई भी गतिविधि करोगे तो इलीगल माना जाएगा, आप पर एक्शन लिया जा सकता है, साफ साफ बात थी। और अब हम केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण के बारे में बात करें तो केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण की स्थापना हुई थी, वो इसी एक्ट के थ्रू हुई थी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के थ्रू हुई थी, जो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम है इसके तहत इसकी स्थापना हुई थी। जो उपभोक्ता मंत्रालय है वो इसके लिए नोडल मिनिस्ट्री का काम करता है। इसमें एक मुख्य आयुक्त होंगे, इसके अलावा दो और आयुक्त होंगे। दो आयुक्त में एक जो गुड्स एंड सामान के लिए काम करेगा, दूसरा है सेवाओं के लिए काम करेगा। इनमें जो जांच विंग होंगे उनके जो डायरेक्टर जनरल महानिदेशक होंगे वो जांच करने का काम करेंगे। इसके अलावा जो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हो, ये चीज़ आप याद रखना, अगर आपको कोई इंटरव्यू में पूछ ले कि आप डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर क्यों बनना चाहते हो, उसके बाद में क्या एक्शन लो, तो आप ये यहाँ पर कोट कर सकते हो कि मैं डिस्ट्रिक्ट जनरल अगर कलेक्टर बन जाता हूँ तो इस प्रकार की जो भी गैम्बलिंग ऐप वगैरह चल रही है उनको रोक भी सकता हूँ। तो ठीक है, वहाँ पर आप अच्छा इंटरव्यू पॉइंट रख सकते हो, नहीं तो ऐसे क्या पॉइंट होते नहीं है, तो वो उसे। इसके अलावा एक ये यहाँ पर रेगुलेटरी बॉडी होती है, ये रेगुलेटरी बॉडी क्या होती है, जो भी रेगुलेटर सेटअप वगैरह वो काम करने का काम करती है। और ये जो हम बात करें सीसीपीए के बारे में, ये भी एक रेगुलेटरी बॉडी है जो कि कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट के तहत है, इसके बारे में सारे काम करती है, जो भी इसके द्वारा सारा काम किया जाता है। टारगेट कौन होता है? जो भी अलग एडवर्टाइजमेंट करता है। कभी कभार आपने क्या देखा होगा कि देखो अब है ना, एक लीकर है, शराब है, तो शराब की डायरेक्ट एडवर्टाइजमेंट की नहीं जाएगी, इसके नाम पर इसका वाटर पानी निकाल लिया है, सोडा निकाल लिया है, ऐसी एडवर्टाइज भ्रामक एडवर्टाइज की जाती है, डायरेक्ट एडवर्टाइज नहीं, घुमा फिरा के की जाती है, तो उस पर भी ये एक्शन ले सकती है। अगर कोई घुमा फिरा के एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं तो उस पर भी एक्शन लिया जा सकता है, इनका साफ साफ ये भी कहना है। तो ये सारी चीज़ों को फॉलो करेगी और ये इनके पावर आएंगे, क्या क्या पावर है वो हमने देख ही लिए कि ये बैठक बुला सकते हैं, जो सेवा अगर कुछ इस प्रकार की आप गतिविधि कर रहे हो तो आपकी सेवा को वापस लेने के लिए बोल सकते हैं। आप बोला पैसे भी आप वापस, फंड जिसके भी पैसे डूबे उनके पैसे वापस करो, अगर एडवर्टाइजमेंट करें उस पर रोक लगाने के बारे में भी बोल सकते हैं, ठीक है जी। इसके अलावा आप पर जुर्माना लगा सकता है, 3 साल के लिए आपको बैन भी कर सकता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है। तो ये हमारा पूरा आर्टिकल था सीसीपीए के बारे में। चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। हमारा जो नेक्स्ट आर्टिकल है, ये HIV जो ड्रग्स है ना, इन्होंने रेजिस्टेंट डेवलप की है किसके प्रति? डोलूटेगेविर के बारे में। ये एक दवाई है, इसका प्रोनाउंसिएशन आप देखना, डोलूटेगेविर इसका नाम है। इस दवाई के प्रति ये जो HIV वायरस होता है इसने रेजिस्टेंस यानी कि प्रतिरक्षा डेवलप कर ली है, तो इसलिए ये न्यूज़ में है। WHO ने अभी एक अपनी रिपोर्ट दी है, इस रिपोर्ट में कहा है कि HIV जो रेजिस्टेंस रिपोर्ट है, इसमें जो ये वायरस होता है, इस वायरस को रोकने के लिए एक दवाई थी, दवाई का नाम था ये डोलूगेटिव DTG इसे कहा जाता था। इसके प्रति जो HIV वायरस होता है उसने रेजिस्टेंस डेवलप कर ली है। सिंपल सी चीज़, आपको न्यूज़ आई थिंक समझ में आ गई। फिर से एक बार कि WHO ने अपनी रिपोर्ट में बताया है कि एक दवाई होती है, दवाई का नाम क्या है? दवाई का नाम है एंटीवायरल ड्रग्स डोलूटेगेविर।
ठीक है, ये दवाई है, इसके प्रति ये जो HIV वायरस होता है इसने रेजिस्टेंस डेवलप कर लिए, इसको ये रोक नहीं पा रहा है, तो ये हमें न्यूज़ में समझ में आ गई। अब हम देख लेंगे ये दवाई, इसके बारे में देखें। DTG दवाई का फुल फॉर्म है कि एंटी वायरल ड्रग्स डोल्ड्रुगिविर। ये दवाई है, ये काम करती है HIV वायरस को रोकने के लिए। ये WHO ने 2018 में इसे परमिट किया था कि ये दवाई है वो काम कर सकती है, तो इसे अप्रूवल दे दिया था। बट अभी इसके प्रति प्रतिरक्षा देखने को मिल जाती है। अगर हम ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस के बारे में बात करें, तो ये वायरस है ना, ये HIV कोज होता है, मतलब HIV जो होता है ना उसके लिए रेस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है जी, ये बात हमको समझ में आ गई। ये एक रेट्रो वायरस है, ठीक है। रेट्रो ऐसा HIV वायरस होता है जो कि हमारे इम्यून सिस्टम होता है, हमारा प्रतिरक्षा तंत्र होता है, उस पर अटैक करता है। ये जो हम बात करें HIV वायरस होता है ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस, ये हमारे HIV मतलब ये एक प्रकार का रेट्रो वायरस है जो कि हमारा इम्यून सिस्टम होता है उस पर अटैक करता है, जिससे क्या होता है हमारी बॉडी होती है वो प्रतिरक्षा बनाना बंद कर देती है। इससे हमारा क्या होता है, इससे प्राइमरी एक्सचेंज हो जाता है, हमारी बॉडी में जो फ्लड्स वगैरह होता है, ब्लड्स वगैरह होता है, उनके थ्रू ये फैलता है। मतलब कैसे फैलता है, अगर आप जो भी बॉडी में लिक्विड वगैरह होता है वो दूसरी बॉडी में जहाँ जो HIV का पीड़ित है उसके टच में जाओगे तो फैल सकता है, सीमन से फैल सकता है, ब्लड से फैल सकता है, जो वेजाइनल फ्लड से उससे फैल सकता है, मिल्क से भी फैल सकता है, ये सारी जो ब्लड मतलब महिलाओं के स्तन से दूध होता है उनसे भी फैल सकता है। हिंदी मीडियम न्यूज़ तो आपको समझ में आ गई होगी, नॉर्मल सी चीज़ थी। जो HIV का जो वायरस है मतलब वो डेलोट्रेव की दवाई है, उसके प्रति रेजिस्टेंस इन्होंने डेवलप कर ली है, इसलिए ये न्यूज़ में। अब इसके बारे में बात करें तो ये दवाई है, इसको WTO में परमिट किया था, WTO की काफ़ी पसंदीदा दवाई थी, बट अब ये काम नहीं कर रही है। HIV वायरस के बारे में बात करें तो ये एक रेट्रो वायरस है जो मानव शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली है उसके मतलब खिलाफ काम करता है, उसके जो है नाकाम कर देता है। कैसे फैलता है, रक्त है, वीर्य है, योनि का तरल पदार्थ होता है, स्तन दूध है, उनके थ्रू ये फैलने का मतलब फैलता है उसके थ्रू। अब इम्पैक्ट कैसे करता है, इम्पैक्ट करता है जो मानव शरीर की जो प्रतिरक्षा तंत्र होता है, इम्यून सिस्टम होता है, उसको ये इम्पैक्ट करता है। सबसे पहले हमारी WBC होता है उस पर अटैक करता है, वाइट ब्लड सेल पे अटैक करता है। इसके अलावा T हाइपर सेल्स होता है उस पर ये अटैक करता है, उनको रोक देगा। ये क्या करते हैं, जो WBC है, T हाइपर सेल्स है, ये हमारी इम्यून सिस्टम को बढ़ाने का काम करते हैं। अगर इन पे अटैक करेगा तो हमारे शरीर में इन्फेक्शन से लड़ने के लिए अगर जो बन रही थी क्या इम्यूनिट बन रही थी, प्रतिरक्षा तंत्र बन रही थी, ठीक है, वो अब नहीं रहेगी। वो नहीं रहेगी तो कोई भी हमें बीमारी होगी वो नुकसान पहुंचा सकती है। तो ये हमारी पूरी प्रतिरक्षा तंत्र इम्यून सिस्टम को नुकसान पहुंचाता है इसके थ्रू, WBC के थ्रू, WBC को अटैक करके और T हाइपर सेल को अटैक करके। इसी में एड्स होता है। तो अभी ये एड्स को रोकने के लिए सारा काम किया जाता है। इसके लिए टेस्ट कौन सा है, टेस्ट है एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोबैट्स ऐसे, ये इसके लिए टेस्ट है जिसे एलिसा टेस्ट भी कहा जाता है। इसमें क्या कहता है कि अब हमारे शरीर में किस प्रकार की मेजर्स है, एंटीबॉडी है, वो बन रही है कि नहीं बन रही है, ये सारा मेजर करके देखा जाता है कि आपको वो मतलब एड्स है या नहीं है। एड्स कैसे देखा जाता है, आपके शरीर में जो ब्लड होता है, ब्लड में आपकी देखा जाएगा कि इसमें इम्यून सिस्टम बन रहा है कि नहीं बन रहा है, प्रतिरक्षा प्रणाली नहीं बन रही है, एंटीबॉडी बन रही है कि नहीं बन रही है। अगर बन रही है तो आपके एड्स नहीं है, नहीं बन रही तो आपको एड्स होने की संभावना हो सकती है। ट्रीटमेंट के लिए क्या होता था, ट्रीटमेंट के लिए एंटीवायरल थेरेपी होती थी। इसके अलावा हाई एक्टिव एंटीवायरल थेरेपी हार्ट भी होती थी और ये ART भी होती, 2 थेरेपी है। इसमें अलग अलग प्रकार से आपको रेस्पॉन्स किया जाता था, सुधार करने का प्रयास किया जाता है। हिंदी मीडियम किस प्रकार से मानव शरीर पर प्रभाव करता है, मानव शरीर पर प्रभाव करता है। एक सर्विस से पहले जो हमारी श्वेत रक्त कणिकाएं होती है उस पर अटैक करता है, T हाइपर सेल्स होता है उस पर अटैक करता है और इंसान को बीमार कर देता है। तो इससे अटैक करने से हमारी जो बीमारी से लड़ने के लिए जो ताकत होती है वो नष्ट हो जाती है और इंसान बीमार पड़ जाता है। ठीक है, एड्स का कोई इलाज नहीं है, वैसे इसका अलग अलग प्रकार से सिस्टम से इलाज किया जाता है। एलिसा इसके लिए टेस्ट है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेट जो टेस्ट है वो इसके लिए टेस्ट है जिससे आपके शरीर में एंटीबॉडी है नहीं उसका पता लगाया जाता है। उपचार के लिए एंटीवायरल थेरेपी AT है और हार्ट है, 2 अलग अलग प्रकार की थेरेपी। ये थोड़ी कॉस्टली है, मतलब हाई लेवल पे की जाती है, ये नॉर्मल लेवल पे की जाती है। तो ये हमारा पूरा आर्टिकल था अभी इस ड्रग से संबंधित। चलते हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है INS जटायु के बारे में। न्यूज़ में क्यों है, मिनिकॉय जो आइलैंड है उस पर INS जटायु है उसको डिप्लॉय किया गया है, उसको कमीशन किया गया, इसलिए न्यूज़ में है। तो INS जटायु की बात करें तो ये है ना सेकंड नेवल बेस है, ये सेकंड नेवल बेस है। सेकंड नेवल बेस के इससे पहले कौन सा है, तो सबसे पहले देखिए नेवल बेस क्या होता है। तो कोई भी ऐसा एरिया होता है वहाँ पर नेवी को तैनात किया जाता है, कमीशन किया जाता है, जिसकी वजह से उस आसपास के एरिया में अगर कोई भी तनाव होता, कोई भी दिक्कत होती तो इसके थ्रू काम किया जा सकता है। तो हमारा जो बात करें मिनिकॉय आइलैंड, वहाँ पर इस बेस को तैनात किया गया है। तो इससे पहले कहाँ तैनात किया गया था, इससे पहले जो कवारती है ना,
कवारती में तैनात किया था, लक्षद्वीप, ठीक है, लक्षद्वीप की राजधानी है कवारती, कैपिटल कवारती। कवारती में सबसे पहले तैनात किया गया था नेवल बेस, मतलब इससे पहले तैनात किया था लक्षद्वीप में। ये कब तैनात किया था? ये 1980 में तैनात किया था। कौन सा तैनात किया गया था? द्वीप रक्षक को तैनात किया था, मतलब द्वीप रक्षक नाम का जो नेवल बेस था उसको तैनात किया था कवारती में 1980 में। ये पहला इंडिया का नेवल बेस था, जो लक्षद्वीप में पहला बेस था। उसके बाद में अभी सेकंड लक्षद्वीप में नेवल बेस स्थापित किया गया, जिसका नाम है INS जटायु। तो आपको कॉन्टेक्स्ट समझ में आ गया, न्यूज़ समझ में आ गई होगी कि न्यूज़ क्या थी हिंदी मीडियम, कि INS जटायु को मतलब तैनात किया गया मिनिकॉय आइलैंड में। मिनिकॉय आइलैंड यहाँ पर हमें आप लोकेशन भी देख लेंगे बाद में, वहाँ पर तैनात किया गया। अब इससे पहले क्या था? इससे पहले कवारती में तैनात किया गया था, ये दूसरा है। कवारती में कब? 1980 में तैनात किया गया था। कौन सा तैनात किया गया था? द्वीप रक्षक तैनात किया गया, कवारती में द्वीप रक्षक तैनात किया गया था। अभी ये कौन सा तैनात किया? अभी INS जटायु तैनात किया गया, INS जटायु तैनात किया गया, ठीक है जी। ये चीज़, इसका फ़ायदा क्या होगा, सिग्निफिकेंस क्या, महत्व क्या है? महत्व यही है कि हमारे लक्षद्वीप पे वहाँ पर हमारा फुट होल हो जाएगा, कमीशनिंग करने से फ़ायदा हो जाएगा, साथ ही साथ में इसको मॉनिटर करना, सर्विलेंस करना इस अच्छा हो जाएगा। चाइना की जो भी चैलेंज बढ़ रही, चाइना मालदीव में इन्वेस्ट कर रहा है, तो आसपास के रीजन में जो चाइना है उसे रोका जा सकता है, और इस प्रकार की कोई भी दिक्कत आती है तो वो देखी जा सकती है, कैपेसिटी बिल्डिंग की जा सकती है, क्विक रेस्पॉन्स किया जाता है। आसपास के रीजन में अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो क्विक रेस्पॉन्स किया जा सकता है इसके थ्रू, तो ये बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है। इसके अलावा हम बात करें ना कवरती के बारे में, मिनिकॉय आइलैंड के बारे में बात करें तो मिनिकॉय पहले सबसे पहले आप मैप देख लो, मैप में ये है मिनिकॉय, ठीक है, ये ऊपर है कवारती, यहाँ पे देख लो, ये है मिनिकॉय, ये है कवरती, इनके बीच में है ये 9 डिग्री चैनल, 8 डिग्री है यहाँ मालदीव और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री, ठीक है, मालदीव और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री, और कवरती और मिनिकॉय के बीच में 9 डिग्री। तो ये डिग्री आप जरूर याद रखना, ऊपर आ जाएगी फिर 10 डिग्री। तो ये चैनल का आप याद रखना, मिनिकॉय की लोकेशन याद रखना। मिनिकॉय एक सबसे साउथ वाला पॉइंट है, मतलब आप लक्षद्वीप में बात करोगे तो सबसे साउथ में यही है मिनिकॉय, इसके बाद में कोई भारत का आइलैंड नहीं है। तो ये भारत का दक्षिणी संचार बिंदु है, मतलब साउथ का पॉइंट है। और यहाँ पर समुद्री जो भी होता है लाइन वो भी फैलाई हुई है, मतलब समुद्री लाइन का मतलब क्या होता है कि हमारी सी लाइन जो कम्युनिकेशन होती है ना, सी लाइन में कम्युनिकेशन करना होता है, वो वहाँ पर किया जाता है। क्या होती है सी लाइन कम्युनिकेशन? कि हमें ट्रेड करना होता है, मेरे टाइम ट्रेड पे फोकस करना होता है, एक पोर्ट के रूप में इसे डेवलप किया जाता है। ये हमारा नेवल बेस और पोर्ट के रूप में इसे डेवलप किया जाता है। तो ये होता है सी लाइन संबंधित। तो ये हमारा पूरा आर्टिकल हो गया मिनिकॉय आइलैंड के बारे में, INS जटायु के बारे में। चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट जो आर्टिकल है इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटी प्रोजेक्ट सी बर्ड के बारे में। देखो प्रोजेक्ट सी बर्ड क्या है? प्रोजेक्ट सी बर्ड ये होता है कि समुद्र में इसे तैनात किया जाएगा, और इसमें बहुत ज़्यादा अलग अलग, मतलब कहीं ज़्यादा इस पर जो भी हेलीकॉप्टर वगैरह होते हैं वो तैनात किए जाते हैं, छोटे जहाज तैनात किए जाते हैं, एक कैपेसिटी की तरह काम करता है। तो न्यूज़ में क्यों है कि डिफेंस मिनिस्टर ने अभी जो सर्विलेंस इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए कर्नाटक है, ये लोकेशन आप याद रखना, कर्नाटका की इस जगह से कारवार में इसे तैनात किया गया है, कर्नाटक के कारवार में इसे तैनात किया गया, बनाया गया है। तो ये आपको न्यूज़ समझ में आ गई कि रक्षा मंत्री ने कर्नाटक के कारवार में रणनीतिक रूप से स्थित भारतीय नौसेना बेस पे कई बुनियादी परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, इसलिए न्यूज़ में। तो न्यूज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम प्रोजेक्ट सी बर्ड के बारे में बात करें तो ये बिगेस्ट नेवल बेस होगा, तो भारत का बिगेस्ट नेवल प्रोजेक्ट होगा। बहुत सारी इस पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट चलाई जाएंगी। ये असिस्टेंट करेगा फ्लीट के रूप में, ये मेंटेन वॉरशिप को मेंटेन कर सकता है, ठीक है। लोकेशन कहाँ है इसकी? तो लोकेशन है कारवार, कर्नाटक में इसकी लोकेशन है, यहाँ पर इसे तैनात किया जाएगा, और एक साथ कई सारी चीज़ें इस पर तैनात की जाएगी, ठीक है। इसके अलावा जो प्रोजेक्ट इसका पहला फेज था वो 2005 में स्टार्ट किया गया था, और इसमें जो 10 शिप थे उसको तैनात किए गए थे इस आसपास में, और ये अच्छे से काम कर रहा था। दूसरा फेज जो 2011 में तैनात किया गया था, इसमें 10 फीस से बढ़ाकर 32 शिप्स इस पर तैनात की गई थी, और भी काम इस पर स्टार्ट किया गया। तो पहला 2005 में, दूसरा 2011 में, और इसकी क्षमता भी बढ़ाई गई थी। और इसमें क्षमता यही थी कि 10,000 टन उठा सकता है पहले फेज में, फिर इसका जो भी वो बढ़ाया गया था, वेटेज बढ़ाया गया था, इस एनवायरनमेंट के लिए काम करेगा ऐसा भी बनाया गया था। मतलब जो भी एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री की गाइडलाइन होती है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने पालन करते हुए इस प्रकार से खुद को डेवलप किया गया था। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट आर्टिकल की ओर। नेक्स्ट जो हमारा आर्टिकल है ओरान से संबंधित है। न्यूज़ में क्यों है? जो ओरान से ना वो राजस्थान के वन होते हैं, राजस्थान के जो वन होते हैं जो सेक्रेड ग्रोव्स होते हैं, जैसे प्रवृत्ति उपवन कहा जाता है। ये मतलब ये मंदिर है, मंदिर के चारों ओर की जो ज़मीन होती है ना उसके कहा जाता है ओरान, ठीक है, ओरान कहा जाता है। अब इसे प्राकृतिक उपवन भी कहा जाता है, ठीक है, पवित्र उपवन भी कहा जाता है। पवित्र उपवन क्यों? कि ये मंदिर के आसपास की जमीन, इसलिए इसे पवित्र उपवन भी कहा जाता है। इसका यूज़ ना तो गवर्नमेंट करती है ना कोई इंडिविजुअल करता है, ये ऐसी पड़ी रहती है। अब पड़ी रहती है तो यहाँ पे जो भी चरवाहा होते हैं वो अपने भेड़ वगैरह जो भी होती है उनको चराते हैं और वहाँ पे अपना जीवन यापन करते हैं। बट अभी क्या हुआ, न्यूज़ ये है कि राजस्थान गवर्नमेंट ने इनको
वन घोषित कर दिया, इनको फॉरेस्ट एरिया घोषित कर दिया है। अब फॉरेस्ट एरिया घोषित करने से काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो सकता है। तो पहले तो आपको न्यूज़ समझ में आ जाएगी कि राजस्थान गवर्नमेंट ने ओरांस को अभी डीम्ड फॉरेस्ट घोषित कर दिया। डीम फॉरेस्ट क्या होता है? डीम फॉरेस्ट वही होता है कि ये फॉरेस्ट के थ्रू होता है, बट इस पर गवर्नमेंट पूरी तरह से काम नहीं करती, एक खाली ज़मीन पड़ी रहती, तो इसे डीम्ड फॉरेस्ट घोषित कर दिया है। बट इसमें जो इंडिविजुअल है वो अपना रह नहीं सकते हैं, काम नहीं कर सकते, ज़मीन नहीं खरीद सकते। इन जो पेड़ों को है वो राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा काटा भी जा सकता है, तो उसे डीम फॉरेस्ट वगैरह हो गया। अब कम्युनिटी, ये हम बात करें ना ओरांस के बारे में, तो ओरांस ऐसी जगह होती है, हमने देखा था कि यहाँ पर जो सेक्रेड स्पीड होते हैं, जो प्राकृतिक उपवन होते हैं, उसके थ्रू होते हैं। यहाँ पर कम्युनिटी रहती है, एक बायोडाइवर्सिटी के रूप में ये काम करते हैं। इसका जो लोकल्स होते हैं, लोग होते हैं, वो कंसीडर करते हैं, यहाँ पर पीस शांति के साथ रहते हैं। कम्युनिटी ध्यान देती है, अपने ग्रासिंग वगैरह करवाती है, पवित्र जो भी भेड़ वगैरह होती है उनको चराने का काम करते हैं। तो एक समुद्र द्वारा जो समुदाय होता है, कम्युनिटी, उनके द्वारा इसे संरक्षित किया जाता है। पवित्र उपवन को जो समुदाय होता है, लोकल कम्युनिटी होती है, उनके द्वारा इसे कंजर्व किया जाता है और काफ़ी पवित्र माना जाता है। यहाँ पर बहुत वन भी होता है, मतलब प्राकृतिक ऐसे ऐसे पेड़ भी होते हैं, ज़्यादा तो नहीं, मतलब थोड़े बहुत पेड़ भी होते हैं। हम राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में ज़्यादा पेड़ तो होंगे नहीं, तो थोड़े बहुत पेड़ भी होते हैं और चराई वगैरह के लिए इसका यूज़ किया जाता है। अब इसको काटा जा रहा है तो ये हैबिटेट भी है। नुकसान क्या है कि एक हैबिटेट है, किसका है? ग्रेट इंडियन जो बस्टर्ड है उसका हैबिटेट है। अगर इससे पेड़ों को काटा जाएगा तो काफ़ी नुकसान हो सकता है। कंसर्न यही है कि ये जो एरिया है वहाँ पर सोलर प्लांट लगाने के लिए इन पेड़ों को काटा जा रहा है और सोलर प्लांट यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। नुकसान क्या होगा कि जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है इनका हैबिटेट है, साथ में यहाँ पर जो कम्युनिटी है वो ग्रासिंग वगैरह करवाती है अपने पेड़ बकरियों को, तो उनको भी नुकसान हो सकता है। सेक्रेड ग्रोव्स के बारे में बात करें, पवित्र उपवन के बारे में बात करें, तो ये मंदिर के आसपास की ज़मीन होती है जो खाली पड़ी होती है, जो मंदिर को रिनोवेट किए जाते हैं, ये काफ़ी पवित्र मानी जाती है। यहाँ पर कम्युनिटी का रोल होता है, कम्युनिटी यहाँ पर पूजा करती है, यहाँ पर पेड़ होते हैं उनका रख रखाव करती है, मेंटेन करने का काम करती है। ये जो है ना नेचुरल डिजास्टर वगैरह आते हैं, जो आंधी वगैरह आती हैं, जिसके कारण क्या होता है कि ये जो डेजर्टिफिकेशन होता है, मतलब डेजर्टिफिकेशन में क्या होता है, डेजर्ट आगे बढ़ते रहते हैं, तो उनको रोकने का काम करते हैं, बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने का काम करते हैं। ये सारे इस जो भी है ना कम्युनिटी, उनके द्वारा किया जाता है। और उसमें सेक्रेड उपवन की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जो हम बात करें सेक्रेड ग्रोव्स, इनकी भूमिका होती है, पर इनको इस प्रकार से काटा जाएगा तो काफ़ी नुकसान हो सकता है। हाँ, डेवलपमेंट जरूरी है, बट कुछ चीज़ें ना वो डेवलपमेंट से भी परे होती है, तो ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ध्यान देना चाहिए। इस प्रकार के अगर आप पेड़ काट के इसे डेवलप करोगे तो वो नुकसानदायक हो सकता है, कम्युनिटी के लिए नुकसानदायक हो सकता है, क्योंकि इनका महत्व बहुत ज़्यादा, आसपास के रीजन में इनका बहुत ज़्यादा महत्व है। ये जो होता है ना सेक्रेड ग्रोव्स, इनको अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे हिमाचल प्रदेश में इसे बिहार में देव कहा जाता है, मतलब हिमाचल प्रदेश में सोरन कहा जाता है, बिहार में देव कहा जाता है, फिर इस देवू कहा जाता है, कहाँ पे केवू कहा जाता है, कर्नाटक में केवू कहा जाता है, फिर मध्य प्रदेश में देवभूमि कहा जाता है। तो ऐसे अलग अलग नामों से इसको जाना जाता है। तो ये चीज़ें आप याद रखना, इसकी भूमिका बहुत ज़्यादा है, इसको अलग अलग नामों से भी जाना जाता है। ये हमारा पूरा ये ओरान से संबंधित था। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था। अब कल के क्वेश्चन थे कि एशियन ब्लॉक में कौन कौन, आसियान में कौन कौन है? चाइना नहीं है, बाकी देखो कंबोडिया, इंडोनेशिया, ये सारे देश है। चाइना नहीं है, तो पहला फॉल्स हो जाएगा। दूसरा है मिथेन सेट के बारे में, तो इस इसरो ने नहीं किया था, हमने देखा था फाल्कन 9 द्वारा लॉन्च किया गया, तो दूसरा भी फॉल्स हो जाएगा। तीसरा रेड सी के बारे में, मेडिटेरियन सी को एटलांटिक सी से कनेक्ट करता है, तो ये सही हो जाएगा। मेडिटेरियन सी को एटलांटिक नहीं, ये फॉल्स हो जाएगा। एटलांटिक सी कहाँ आ जाएगा, तो ये फॉल्स होगा, तो तीनों फॉल्स हो जाएगा। तो आज के डिस्कशन में इतना ही था, और अगर PDF चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लो। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।